बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। आज हम इस अध्याय के भाग 2 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जल संसाधन प्रबंध। तो शुरू करते हैं अध्याय 3 का भाग 2। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जल हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि यह हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन मनुष्य की विभिन्न प्रक्रियाओं या गतिविधियों की वजह से हम क्या देखते हैं कि जल धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। वैसे भी यह अलवणीय मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में धरातल पर मौजूद है, और यदि मानव की ऐसी ही गतिविधियां जारी रही तो जल दुर्लभता बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। जल दुर्लभता के बाद में हमने कहा था कि जल जो दुर्लभ हो गया है उसको बचाने के लिए मानव को अपने प्रयास करने चाहिए। सरकार को भी इसमें अपना सहयोग देना चाहिए और ऐसी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे कि जल की दुर्लभता को समाप्त किया जा सके और जल संरक्षण बड़े पैमाने पर किया जा सके। उसी को आगे बढ़ाते हैं। जल संसाधन प्रबंधन किस प्रकार से हो सकता है? तो हम कहेंगे कि जल संसाधन प्रबंधन कोई नई अवधारणा नहीं है। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई उदाहरण दिखते हैं जिसमें कि राजाओं के द्वारा जल संसाधन को बचाने के लिए कई सारी परियोजनाएं बनाई जाती थी, जिसमें वह बांधों का निर्माण भी करते थे और जलाशयों का निर्माण भी करते थे। यदि हम इतिहास को उठाकर देखें तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें कि सिंचाई के लिए ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की बात की गई, जलाशयों का निर्माण किया गया, झीलों का निर्माण किया गया और बांधों का निर्माण भी किया गया। और इसमें हम बात कर सकते हैं जल संसाधन को बचाने के लिए, जल संसाधनों के सदुपयोग को बढ़ाने के लिए और आम जनता के लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए ऐतिहासिक प्रयासों की, जिसमें कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील का उदाहरण देख सकते हैं। इसी तरीके से इल्तुतमिश ने दिल्ली में हौज खास का निर्माण भी करवाया था। वह भी क्या है? वह भी ऐतिहासिक उदाहरण है जो कि हमें दस्तावेजों के माध्यम से और पुरातत्ववेताओं के माध्यम से पता चलते हैं कि जल संरक्षण एक प्राचीन अवधारणा है। और इसी तरीके से वर्तमान समय में भी हम कई सारे उदाहरण देखते हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हैं, बांधों के हैं, जिनसे कि जल संरक्षण को सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ताकि आम जनता जो है वह जल की उपलब्धता को पा सके। तो देखते हैं, भारत के पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांधों का निर्माण किया जाता रहा है। इसके अलावा जलाशयों का निर्माण भी किया जाता रहा है और झीलों का निर्माण भी किया जाता रहा है। तो तटबंध और नहरों जैसी यह उत्कृष्ट जलीय कृतियां जो हैं हमें इतिहास में देखने को मिलती है, और ऐसा हमें हमारे पुरातत्ववेता कहते हैं, ऐसा हमारे इतिहास में लिखा हुआ है और इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं। इसी के तहत हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत में जलीय कृतियों के उदाहरण की यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर ही सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था गुजरात राज्य में। तो इस प्रकार से यह क्या था? तो यह झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण और बांध का निर्माण किया गया था, जिससे कि जनता को जल की उपलब्धता जो है आसानी से मिल सके। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से यह बनवाई गई थी। तो उसके समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें कि सुदर्शन झील एक उदाहरण है। इसके अलावा अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल झील, और यह 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो इस प्रकार से 11वीं शताब्दी में भी हम क्या कहेंगे, जल संरक्षण के प्रयास किए गए थे और राजाओं के द्वारा झीलों का निर्माण कराया गया था, जलाशयों का और बांधों का निर्माण करवाया गया था। उसके पश्चात यानी 11वीं शताब्दी के पश्चात हम 14वीं शताब्दी की यदि बात करें तो उस समय पर इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट के वहाँ पर पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए हौज खास तालाब भी बनवाया था। तो 14वीं शताब्दी में हम इल्तुतमिश की बात करते हैं, जिसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए, जल की आपूर्ति के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। तो आप देख सकते हैं यह दिल्ली का
हौज खास तालाब है। जो किसने बनवाया था? तो बच्चों यह बनवाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में भी बांध का निर्माण जारी है। जल संसाधन प्रबंधन के लिए बांधों का निर्माण वर्तमान समय में हम देखते हैं और यह बांध केवल जल की आपूर्ति के लिए ही नहीं, पीने योग्य पानी के लिए ही नहीं, कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। जैसे कि इनसे जल विद्युत का निर्माण भी होता है, इनसे सिंचाई भी की जाती है, इसमें नौकायन भी किया जाता है, इसमें मछली पालन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से यह बांध जो है कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इस कारण इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं बांध क्या होता है और जल संसाधन प्रबंधन में इनका क्या योगदान है। तो बांध जो होते हैं वह बहते जल को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, उसके बहाव को दिशा देने के लिए बनाए जाते हैं और बहाव को कम करने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा होती है, जो आम तौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से भी लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि बांध का अर्थ क्या है। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा बांध में एक ढलवां हिस्सा होता है जहाँ से जल का प्रवाह धीरे धीरे रुक रुक कर आता है। और परंपरागत बांध की यदि हम बात करें तो यह बांध जो थे वह नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करते थे, जिससे कि सिंचाई आने वाले समय में की जा सके, यानी इस सिंचाई के माध्यम से अपनी कृषि कार्य को जारी रख सकें। तो परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करते थे और इस जल का प्रयोग खेतों की सिंचाई के लिए करते थे। तो इस प्रकार से परंपरागत बांध तो खेतों की सिंचाई के लिए ही बनाए जाते थे। लेकिन यदि हम बात करें आधुनिक भारत की, तो क्या यह सिर्फ सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, इससे और भी कई सारे कार्य किए जाते हैं। यानी बांध जो है बहुउद्देशीय परियोजना में अब बदल गए हैं, जिसके कई सारे उद्देश्य जो हैं उनकी पूर्ति इन बांधों के माध्यम से होती है। तो आधुनिक भारत में जल संसाधन प्रबंधन में बांध बहुत उपयोगी है और हम कहेंगे कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, कौन से उद्देश्य बांधों के माध्यम से पूरे होते हैं, जिसकी वजह से इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। तो हम कहेंगे बांधों की उपयोगिता में मछली पालन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोगिता शामिल है। जल की आपूर्ति भी इन बांधों के माध्यम से होती है, बाढ़ का नियंत्रण भी इनके माध्यम से होता है, मनोरंजन भी इनके माध्यम से होता है और आंतरिक नौचालन भी बांधों की उपयोगिता में शामिल है। तो इस प्रकार से बांधों की उपयोगिता बहुत ज़्यादा आधुनिक भारत में बढ़ गई है, लेकिन परंपरागत भारत में केवल इसके द्वारा सिंचाई ही होती थी। तो इन सभी कारणों और इन सभी उपयोगिताओं के माध्यम से हम बांधों को कहेंगे कि यह बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। तो हम कहेंगे बांधों की इतनी सारी उपयोगिता को देखते हुए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि यह कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। और इसी का उदाहरण है हमारे सतलुज व्यास बेसिन में पाई जाने वाली परियोजना, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यह भी क्या है? यह भी बहुउद्देशीय परियोजना का ही उदाहरण है। और यह किसकी पूर्ति करती है? तो यह जल विद्युत उत्पादन भी करती है और सिंचाई हेतु भी उपयोगी है। तो हमने कहा भाखड़ा नांगल परियोजना। तो बच्चों यह है भाखड़ा नांगल परियोजना का चित्र, जिससे कि जल विद्युत भी बनती है और सिंचाई भी की जाती है। तो यह हमारी एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि भारत देश में कई सारे राज्यों की कई आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके अलावा यदि हम बात करें स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद जो ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं वह विकास में महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, क्योंकि इनके माध्यम से विकास जो है वह तेज़ी से गति करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से ही हम हमारे देश के कई सारे उद्देश्य जो कि विकास में महत्वपूर्ण हैं उन सभी को पूरा करते हैं। और इसी कारण स्वतंत्रता के बाद हमारी जब पहली सरकार बनती है और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू बनते हैं, तो वह कहते हैं कि आधुनिक भारत के मंदिर ही ये बांध है, यह बहुउद्देशीय परियोजना ही है। तो हम कहेंगे स्वतंत्रता के बाद बनी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को ऐसा वाहन माना गया है जो देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती हैं। और इसी कारण
हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू कहते हैं कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो इस प्रकार से किन्होंने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? तो श्री जवाहरलाल जी नेहरू ऐसा कहकर इसे पुकारते थे और इसका कारण था कि विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए बांधों का बहुत बड़ा योगदान उस समय पर हुआ करता था और आज भी यह जारी है। इन्हीं परियोजनाओं से भारत की कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था विकास कर सकती है। तो इस प्रकार से कृषि के विकास में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण के विकास के लिए और नगरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सभी के लिए बांधों का योगदान महत्वपूर्ण है। इसी कारण इनको वर्तमान समय में भी विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। पिछले कई वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से विरोध के विषय भी बन गए हैं। और ऐसा किस लिए है? तो हम कहेंगे कि बांधों के द्वारा जो विकास की बात की जा रही है वह पूरी तरीके से अभी वर्तमान में सही साबित नहीं हो रही, क्योंकि बांध के निर्माण के साथ साथ यहाँ से कई सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, क्योंकि इसके द्वारा आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में जो है जलमग्न हो जाता है, यानी वह क्षेत्र जो है पानी में डूब जाता है। इस कारण आसपास रहने वाले सभी लोगों को अपना वह स्थान छोड़ करके जाना पड़ता है और उन्हें पूरा मुआवजा भी उसका नहीं प्राप्त हो पाता। इसके अलावा इससे पर्यावरण को भी संकट होता है और इससे कई बार भूकंप आने की संभावना भी होती है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में इस प्रकार के बांधों का विरोध भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इसके यदि हम कारणों की बात करें तो हम कहेंगे बड़े बांध बनाने के लिए कई एकड़ ज़मीन जो है खाली करनी पड़ती है। बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जो है जलमग्न हो जाता है या डूब जाता है। ऐसे क्षेत्र लोगों को अपने ज़मीन से बेदखल होने को मजबूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से बांधों के निर्माण के लिए आसपास के पूरे क्षेत्र, बहुत एकड़ ज़मीन जो है वह खाली करनी पड़ती है। जमीन के जलमग्न होने से या डूबने से पर्यावरण पर भी भीषण समस्या आ जाती है। बांध में मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जिससे कि वह आने वाले समय में अपघटित भी हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसके कारण भी क्या है, इसका विरोध किया जाता है। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां भी होने लगती हैं, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां आने लगती हैं और प्रदूषण भी फैलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। तो इस प्रकार से जो बड़े बांध हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनकी वजह से कई सारे आंदोलन जन्म ले रहे हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया जाता है, जो कि एक एनजीओ के माध्यम से चलाया जाता है। और उसका मुख्य कारण होता है कि वहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में जो है जलमग्न क्षेत्र हो जाता है, वह जल में डूब जाता है और विस्थापितों को जो है बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो हम करेंगे बात सरदार सरोवर बांध की। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में बनने वाला है। उसमें नर्मदा नदी पर यह बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसके माध्यम से 4 राज्य जो हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। और ये राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान वे राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में हम बात करेंगे गुजरात की और राजस्थान की, तो इन दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरदार सरोवर बांध जो है वह गुजरात राज्य में बनने वाला है। और इसी के तहत हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं। यहीं पर नर्मदा को बचाने के लिए आंदोलन किया जाता है और यह एक एनजीओ के माध्यम से किया जाता है, एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा यह किया जाता है, जो जनजातीय लोगों को, किसानों को, पर्यावरणविदों को और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन को, जो कि इस बांध के खिलाफ है और कई सारे लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। मूल रूप से यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो सबसे मुख्य कारण जो है वह है आंदोलन जन्म लेने का। तो जंगलों के बांध के पानी में डूबने
से पर्यावरण के मुद्दों पर यह केंद्रित था, यानी कि जंगल जो है वह जलमग्न हो जाता, वह डूब जाता है, इस कारण यह आंदोलन मुख्य रूप से किया जाता, यानी कि पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के यह आंदोलन मुख्य रूप से किया जाता था। और हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है, उसमें कुछ और बातें भी सम्मिलित हुई हैं, जिसमें कि है इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित जो भी गरीब लोग हुए हैं, जिन्हें कि अपनी भूमि छोड़नी पड़ी है, जिन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी है, वे गरीब लोग जो हैं उनको सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उन सुविधाओं को दिलवाने के लिए भी ये आंदोलन जो है किया जा रहा है, जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब हम देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख बांध कुछ प्रमुख नदियों पर जो बने हुए हैं और कौन से राज्य में हैं। तो सबसे पहले नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में यह पाया जाता है। पोचमपाड बांध जो गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश में ही, साथ ही साथ श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में, और सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है गुजरात में, जिसमें कि हमने अभी बात की है, और उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है, और भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर पंजाब में बनाया गया है। पोंग बांध महाराणा प्रताप सागर जिसे कहते हैं व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, और थीन रणजीत सागर बांध रवि नदी पर पंजाब में बनाया गया है। तो इस प्रकार से भारत में बांधों का निर्माण जारी है और उसके माध्यम से विकास भी हो रहा है, कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति भी हो रही है, लेकिन इनके कुछ अपने नुकसान भी होते हैं, जिसके के लिए सरकार को सहयोग करना चाहिए, और उन लोगों को जो कि विस्थापित होते हैं, जो कि इससे नुकसान उठा रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर नई योजनाओं का निर्माण भी करना चाहिए, और उनके कल्याण की बात भी इसमें शामिल होनी चाहिए। तो हमने जाना अध्याय 3 के भाग 2 में जल संसाधन प्रबंधन क्या है और वह किस प्रकार से हो सकता है, बांधों के निर्माण की हमने बात की, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी जाना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।